हेलो दोस्तों, मैं राहुल जोशी गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने जो है दिसंबर माह का करंट अफेयर्स लेकर के आएंगे। ठीक है, कौन से माह का? दिसंबर माह का करंट अफेयर्स लेकर के आएंगे, दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स हमारा डायरेक्ट होगा प्रतियोगिता दर्पण नामक मैगजीन से, बहुत रिनाउंड मैगजीन है और काफी क्वेश्चन इससे प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे इसमें राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, राष्ट्रीय के साथ अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, साथ ही इसके साथ हम आर्थिकी को कवर करेंगे, साथ ही इसके साथ हम प्रमुख नियुक्तियां जो इस मंथ में हुई हैं उनको भी नियुक्त करेंगे, उनको भी हम करेंगे। जो प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं इनकी भी हम चर्चा इस करंट अफेयर्स में करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेते हैं आप लोगों का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से पहला ही बहुत महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न निकल के आएगा आपका कि एक राष्ट्र एक चुनाव। एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित हम तथ्यों को इसमें करेंगे। तो पहला जो इसमें टॉपिक आपका वो है वन नेशन वन इलेक्शन। जो केंद्र सरकार है इसमें बहुत तत्परता से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसी से संबंधित जो है 17 दिसंबर को 17 दिसंबर को जो है 17 दिसंबर को एक विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया है संसद में। विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारी पार्टीज जो हैं इसको नहीं चाह रही हैं वन नेशन वन इलेक्शन को। तो इसमें जब विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो सरकार ने एक कदम पीछे खींचा और इस बिल को भेज दिया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। ठीक, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में टोटल सदस्य जो हैं वो हैं आपके 39, जिसमें से 27 सदस्य 27 सदस्य जो हैं वो हैं लोकसभा से और 12 सदस्य जो हैं वो हैं। ठीक है, ये बताते हैं जेपीसी के बारे में थोड़ा बहुत आपको। अब जो अध्यक्ष इस जेपीसी के हैं, अध्यक्ष अध्यक्ष इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। अध्यक्ष जो इस जेपीसी के हैं वो हैं पीपी चौधरी। पी पी चौधरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और कुल सदस्य भी जेपीसी के कितने हैं? वो हैं 39, इनको भी याद रखना। राज्यसभा और लोकसभा के कितने सदस्य हैं? किस्मत जब आपकी खराबी रहेगी तभी से क्वेश्चन आएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, ये जो विधेयक आपका है ये कौन सा विधेयक है? ये 129वां संविधान संशोधन विधेयक है। 129वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये विधेयक है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। अब जो वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है इसमें जो जो चीजें निकल करके आई हैं कि क्या सरकार चाहती है। एक तो सरकार ये चाहती है कि लोकसभा, इसके जो प्रावधान है मैं बता रहा हूं आपको। प्रावधान प्रावधान कौन कौन से हैं कि लोकसभा और विधानसभा जो चुनाव होंगे, लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो होंगे वो एक साथ किए जाएंगे। पहला प्रावधान तो आपका ये है, अपन मान लीजिए इसको। दूसरा यह है कि जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव हो जाएंगे तो उसके 100 दिनों बाद जो चुनाव होंगे वो निकाय चुनाव किए जाएंगे। निकाय चुनाव। ठीक, और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जब आपने एक साथ करा दिए, जब एक बार इंप्लीमेंट हो गया तो उसके बाद जब अगर लोकसभा या विधानसभा भंग होगी, लोकसभा या विधानसभा भंग होगी, 5 साल से पहले ही लोकसभा या विधानसभा अगर कहीं की भंग हो रही है तो जो चुनाव होंगे वो, जो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल होगा वो बचे हुए काल के लिए होगा। किसके लिए होगा? बचे हुए समय के लिए। ठीक,
थोड़ा सा एक चीज और डिस्कस करते हैं। जो वन नेशन वन इलेक्शन जो कमेटी है, वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित जो कमेटी आपकी है, ये कमेटी बनी थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, कोविंद की अध्यक्षता में, ठीक है। और एक कमेटी जो बनी थी वो बनी थी 2 सितंबर 2023 को। और इस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी वो आपकी दी थी 14 मार्च 2024। तो कोई भी प्रश्न आपका इससे पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिहाज से भी, मेंस के लिहाज से भी। मेंस में इससे संबंधित आपका है तो निबंध पूछा जाएगा, या वन नेशन वन इलेक्शन के पॉजिटिव पॉइंट या वन नेशन वन इलेक्शन के नेगेटिव पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं, या वन नेशन वन इलेक्शन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, इस प्रकार का कोई सवाल आपका पॉलिटी में बन सकता है। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, जो वन नेशन वन इलेक्शन है लेकर के जो है 129वां संविधान संशोधन विधेयक जो है सदन में प्रस्तुत कर दिया गया है, ठीक है। 17 दिसंबर को इसको प्रस्तुत किया गया, इसको भी याद रखिएगा। विवाद होने की स्थिति में जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया, 39 सदस्य हैं इसमें। इसके अध्यक्ष हैं आपके पीसी चौधरी। इसमें जो प्रावधान है, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ किया जाएगा। 100 दिनों बाद जो है आपके निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। लोकसभा विधानसभा यदि भंग हो गई तो बचे हुए समय के लिए जो है उसका कार्यकाल रहेगा, ठीक है। और कमेटी जो पहले वन नेशन वन इलेक्शन के बनी थी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी थी। 2 सितंबर 2023 को कमेटी बनी और 14 मार्च 2024 को जो है इस कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, इसमें कुल कितने सदस्य थे और इसमें से किस सदस्य द्वारा पुल आउट कर लिया, यानी उस सदस्य ने अपने को इससे अलग कर लिया, ठीक है। तो सारे जितने भी डायमेंशन है मैंने इसमें आपको कवर करवा दिए हैं, इससे बाहर आपका सवाल नहीं आएगा। यदि आप इस तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो आपको जो है करंट अफेयर्स में कभी भी समस्या नहीं आएगी, ठीक। अब वो वन लाइनर वाला जमाना आ गया कि जो है वन नेशन वन इलेक्शन के संबंधित कमेटी बताओ या कब ये बिल प्रस्तुत हुआ था, तो थोड़ा बहुत डिटेल में आपको इन चीजों को करना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट जो आपका है वो करंट अफेयर जो आपका है वो है उल्फा पर जो है 5 साल के लिए बैन को बढ़ा दिया गया है। उल्फा पर, ULFA, उल्फा पर केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार ने बैन को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। थोड़ा बहुत उल्फा के बारे में बता देते हैं आपको कि उल्फा क्या है। उल्फा का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड लिबरेशन, फुल फॉर्म आएगा नहीं, मैं समझा दे रहा हूं। यूनाइटेड लिबरेशन, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, फ्रंट ऑफ असम। ये एक अलग असम की मांग के लिए जो है बहुत समय से जो है उपद्रव कर रहा है, जिस कारण सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बैन जो लगा दिया है, कितने साल का लगा दिया है, 5 सालों का बैन बढ़ा दिया है, ठीक। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। इसरो से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV C-59 द्वारा इसरो ने, इसरो ने यूरोपीय एजेंसी, यूरोपीय एजेंसी के सोलर मिशन, सोलर मिशन प्रोबा का प्रक्षेपण किया है। किसका प्रक्षेपण किया है? प्रोबा का प्रक्षेपण किया है। हमारे लिए गर्व का पल है कि हमारे जो इसरो है वो इस समय विदेशी सैटेलाइट भी लॉन्च कर रहा है, ठीक है। इसके तहत इसने 2 उपग्रहों को लॉन्च, के नाम क्या है? यूरोपीय एजेंसी के 2 उपग्रह हैं, इनके भी नाम याद रखिएगा। इसमें से जो पहला उपग्रह है वो है कोरोनोग्राफ, कोरोनोग्राफ,
ग्राफ, और जो दूसरा उपग्रह है वो है ऑक्टलर। ठीक है, तो ये दो उपग्रह इसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं, ऑक्टलर और कोरोनोग्राम जी। प्रोबा जो 3 मिशन है, जो ये प्रोबा 3 मिशन है, प्रोबा जो 3 मिशन है, ये अध्ययन करेगा कोरोना का। किसका अध्ययन करेगा? कोरोना का अध्ययन करेगा। कोरोना, कोरोना जो होता है आपका, वो सूर्य का बाहरी वातावरण। क्या है? सूर्य का बाहरी वातावरण, बाहरी वातावरण। ठीक। नेक्स्ट, जो चौथा नंबर का आपका करंट अफेयर्स है इसमें, वो आपका है कि रूस द्वारा निर्मित जो युद्धपोत है जिसका नाम है INS तुलिश, INS तुलिश जो है, इसको भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। किसमें शामिल कर लिया गया है? भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। किसे? INS तुलिश को। ठीक है, याद रखना किसका है ये? रूस। पांचवा करंट अफेयर्स जो इसमें से बनता है आपका, वो है सेना को, भारतीय सेना को आत्मघाती ड्रोन, आत्मघाती ड्रोन, ड्रोन का नाम याद रखिएगा, नागशास्त्र, नागशास्त्र प्रथम मिल गया है, मिल गया है। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? हाल ही में भारतीय नौसेना, भारतीय सेना में एक आत्मघाती ड्रोन को शामिल किया गया है, इसका नाम आप बताइए। ठीक है, इसको नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा तैयार किया गया है। किसके द्वारा तैयार किया गया है? नागपुर की सोलर इंडस्ट्री द्वारा, स्वदेशी है, सोलर इंडस्ट्री द्वारा। ठीक है, तो एक बार इसको रिपीट कर लीजिए। उल्फा पर जो है 5 साल का बैन लगा दिया गया है, 5 साल के बैन को बढ़ा दिया गया है। उसके बाद PSLV C-59 द्वारा यूरोपीय स्पेस एजेंसी, जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, उसका जो है सोलर मिशन प्रोबा 3 लॉन्च किया गया है। इसके तहत 2 उपग्रह लॉन्च किए गए, कोरोनोग्राफ और ऑप्टलर, और ये जो है सूर्य के बाहरी वातावरण यानी कोरोना का अध्ययन करें। INS पुलिस जो है, इसको भारतीय सेना, नौसेना में शामिल कर लिया गया है। किस देश से संबंधित है? ये रूस से है। ठीक, यानी रूस द्वारा इसको भारतीय सेना को दिया गया है। और आत्मघाती जो ड्रोन है नागशास्त्र, इसको भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है, जिसको नागपुर की एक कंपनी द्वारा डिजाइन किया गया है। ठीक, अगले करंट अफेयर्स में हम चलते हैं। छठा करंट अफेयर जो आपका है, यह आपका है कि मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का रातापानी, रातापानी वन्य जीव विहार, वन्य जीव विहार जो है, वो भारत का बन गया है 47th टाइगर रिजर्व। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भारत का पहला तो सबको मालूम है टाइगर रिजर्व कौन सा था, भारत का दूसरा टाइगर रिजर्व आपको नोट करके बताना है। प्रश्न दोनों तरीके से बन सकता है, वो ऐसे भी सवाल दे सकता है, आपको पूरा दे देगा लेकिन एक चीज छुपा देगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के रातापानी वन्यजीव विहार को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। ये कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है? कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है? 57 नंबर का टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो राष्ट्रीय वाला करंट अफेयर्स हमने कवर कर लिया पूरा। अब हम चलते हैं अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स। अगर आप इस सीरीज को बढ़िया तरीके से फॉलो वगैरह करेंगे या बढ़िया तरीके से इसको शेयर वगैरह कर देंगे, तो हम पूरी सीरीज आपको यूट्यूब में ही करवा देंगे। और देखिए, करंट अफेयर्स को करने में आप खुद से अगर प्रतियोगिता अर्पण करोगे तो आपको 15 से 20 दिन लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम केवल आपको जो है 2 या 3 वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे, और बहुत सिंपल तरीके से। अगला है अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पहला का जो करंट अफेयर्स है वो विद्रोह से संबंधित है। ठीक, सीरिया में, सीरिया में
विद्रोहियों ने तख्ता पलट कर दिया है, तख्ता पलट कर दिया गया है। और यहाँ पर जो है अंतरिम राष्ट्रपति, यानी जो अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार है, इसका जो अध्यक्ष बनाया है वो बनाया गया है मोहम्मद अल बशीर को, मोहम्मद अल बशीर को। ठीक है। सीरिया की जो राजधानी है वो है आपकी दमिश्क। सीरिया की जो कैपिटल है वो आपकी है दमिश्क, इसको याद रखना। और ऐसा प्रश्न आ सकता है हाल ही में जो है किस अफ्रीकी देश में तख्ता पलट हुआ है, तो आपका आंसर आएगा सीरिया। और अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष बने हैं उन्हें मोहम्मद अल बशीर। ठीक है। उसके बाद जो भूटान नरेश हैं, भूटान नरेश की भारत यात्रा, भूटान जो नरेश हैं इनकी भारत यात्रा। ठीक है। भूटान नरेश की जो भारत यात्रा है, ये जो भूटान नरेश का नाम है, नाम नाम ग्याल, नामग्याल वांगचुक, नामग्याल वांगचुक। ठीक है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट नाम नहीं है ये, लेकिन कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार का पूछ लिया जाता है। एक चीज याद रखना, भारत जो है भूटान में गैलेफू, भारत भूटान में गैलेफू माइंड फुलनेस, माइंड फुलनेस सीरी, माइंडफुलनेस सीरी बना रहा है, बना रहा है, जो भूटान का प्रशासनिक क्षेत्र है, प्रशासनिक क्षेत्र। ठीक है। तो दोनों तरह से प्रश्न आ सकता है कि भारत किस देश का प्रशासनिक क्षेत्र का निर्माण कर रहा है, या हाल ही में भारत द्वारा गेलेफू माइंडफुलनेस सिरा बनाया जा रहा है नेपाल में, ये चीज क्या है। तो तब मैंने आपको इसको करवा दिया। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत यात्रा। ठीक है। मोदी जी को एक पुरस्कार आपको दिया गया है इस यात्रा में, इस पुरस्कार का जरूर नाम याद रखना। पुरस्कार का नाम है ऑर्डर ऑफ मुबारक, ऑर्डर ऑफ मुबारक, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट को, एक साल तक आप इस फैक्ट को याद कर सकते हो, यानी एक साल तक की करंट अफेयर्स में मोदी जी को जो जो अवार्ड मिले हैं वो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगली करंट अफेयर्स की तरफ हम चलते हैं। तो चौथे नंबर की करंट अफेयर्स इसमें है, फोर्थ नंबर की जो करंट अफेयर्स है, नेपाल के जो थल सेना अध्यक्ष हैं, थल सेना अध्यक्ष हैं, नेपाल के जो थल सेना अध्यक्ष हैं जिनका नाम है अशोक राज सिंगडेल, अशोक राज सिंगडेल। ठीक है। इनको भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक दी गई, क्या दी गई है, भारतीय सेना के जनरल की
मानद रैंक। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ था साउथ कोरिया में, दक्षिण कोरिया में। मार्शल लॉ लगा दिया गया था वहां के राष्ट्रपति द्वारा। मार्शल लॉ के बाद, लागू करने के बाद, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति पर, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया है। महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया है। रातों रात जो है यहाँ के राष्ट्रपति ने जो है यहाँ पर आपका लगा दिया था मार्शल लॉ। साउथ कोरिया के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत मजबूत हैं, जिसके बाद वहां की संसद ने तुरंत पकड़ करके राष्ट्रपति पर क्या लगा दिया, महाभियोग लगा दिया। और राष्ट्रपति का नाम है यून सुक योल। यून यून सेकंड रुकिए, सुक ये ओल। पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस यून याद करना, यून सुक कर लेना, ये ओल याद कर लेना। ठीक है, या सनी देओल याद कर लेना तो याद रहेगा। ठीक है। और ऐसा महाभियोग का शिकार होने वाले ये साउथ कोरिया के तीसरे राष्ट्रपति। तीसरे राष्ट्रपति। आजकल सिंपल क्वेश्चन जो है पूरा फैक्ट पूछ रहा हो, ध्यान रखना। ठीक है, यूपी पीसीएस वगैरह में तो बहुत टफ आने लग गई है करंट अफेयर्स, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपका है इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो विवाद चल रहा है। इजराइल फिलिस्तीन, इज फिलिस्तीन विवाद मामले में भारत द्वारा भारत द्वारा जो द्विनेशन थ्योरी है, यानी जो ड्वेल नेशन थ्योरी है, द्विराष्ट्र सिद्धांत, द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थन में के समर्थन में भारत द्वारा मतदान किया गया है। भारत द्वारा मतदान किया गया है, किया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। और ये जो प्रस्ताव लाया गया था इस संयुक्त राष्ट्र महासभा में सेनेगल द्वारा लाया गया था, इसको भी याद रखना। किसके द्वारा लाया गया था? सेनेगल द्वारा। प्रस्ताव लाया गया था सेनेगल द्वारा। ठीक है। एक बार जो है इसको पूरा इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है आपको फटाफट फटाफट रिवाइज करा देते हैं। ठीक है। पहला जो है सीरिया में विद्रोह हुआ था। सीरिया में जो विद्रोह हुआ था वहां पर जो है विद्रोहियों ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया है। भूटान नरेश की भारत यात्रा है, नरेश जी का नाम याद रखिएगा। और गेलेफू माइंडफुलनेस सिरा वहां पर बन रहा है। नरेंद्र मोदी को जो है कुवैत द्वारा ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान दिया गया है। नेपाल के जो थल सेना अध्यक्ष हैं अशोक राज सिडगेल को भारतीय सेना के जनरल मानद रैंक की उपाधि दी गई है। उसके बाद मार्शल लॉ लागू करने के बाद राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है। और इसराइल फिलिस्तीन विवाद के द्विराष्ट्र जो सिद्धांत है उसका जो है समर्थन में भारत द्वारा मतदान किया गया है। और यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में किसके द्वारा लाया गया था? सेनेगल के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो ये आपकी राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हमने कर ली। इसके बाद अगला चलते हैं हम आर्थिक। अगला चलते हैं हम आर्थिक की ओर। बहुत आसान तरीके से आपको करंट अफेयर्स करवा दी जाएगी अगर आप थोड़ा सा हमें सहयोग करेंगे। आर्थिकी, पूरी किताब करंट अफेयर्स की कभी नहीं पढ़नी है। ठीक। और प्रतियोगिता दर्पण से जो है एग्जामिनर सवाल बनाता है, ध्यान रखना। पहला जो आर्थिकी करंट अफेयर्स है वो है स्थिर मूल्यों पर अभी सरकार ने जो है स्थिर मूल्यों पर स्थिर मूल्यों पर
राष्ट्रीय राष्ट्रीय आय लेखांकन का आय लेखांकन का आधार वर्ष का आधार वर्ष बदलने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा विश्वनाथ गोदकर की अध्यक्षता में, नाम याद रखिएगा, विश्वनाथ गोदकर की अध्यक्षता में, गोदकर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। कमेटी गठित की गई है। ठीक है। जो राष्ट्रीय आय लेखांकन का आधार वर्ष वर्तमान में है, वो वर्तमान में जो आधार वर्ष है वो आपका है 2011-12। ये आधार वर्ष आपके एग्जाम में पूछ लिया था। और कमेटी गठित की गई है कि इसका आधार वर्ष जो है वो करा जाए 2022 और 2023। आधार वर्ष उस ईयर को लिया जाता है जहां पर जो है आपका जो साल जो है आर्थिक रूप से जो है वो स्टेबल साल रहा हो। ठीक है। तो पहला पॉइंट आप याद करना, ये विश्वनाथ गोदकर को जो है आप जरूर याद कर लेना। और आधार वर्ष अभी वर्तमान में है 2011-12, और इसको करने की सिफारिश जो इस कमेटी ने दी है वो ये 2022-23। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। दूसरा आपका है कि आरबीआई द्वारा किसानों को जमानत मुक्त जो ऋण की सीमा है वो 1.6 लाख से बढ़ाकर 1.6 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। 2 लाख कर दी। ठीक है। तो आरबीआई जो है जमानत मुक्त ऋण की सीमा को किसानों के लिए 16 लाख नहीं है, 1.6 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। यानी इस सीमा तक अब किसानों को जो है किसी भी प्रकार के मॉर्टगेज रखने की जरूरत नहीं है। ठीक। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, चीन में विशाल सोने का भंडार प्राप्त हुआ है। विशाल सोने का भंडार प्राप्त हुआ है। सोने का भंडार। ठीक है। और ये विशाल सोने का भंडार जो प्राप्त हुआ है, ये स्थान भी याद कर लेगा, पिक जियांग जो क्षेत्र है वहां से प्राप्त हुआ है। और ये जो प्रांत है ये है हुनान प्रांत। ठीक है। हुनान प्रांत के पिंग जियांग क्षेत्र से जो है इसे प्राप्त किया गया है। और चीन, ध्यान रखना, इसको नोट कर लीजिएगा पॉइंट को, चीन जो है विश्व में सोने का सबसे बड़ा इस समय उत्पादक राष्ट्र है। ठीक है। तीसरा पॉइंट भी हमने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ पॉइंट, राष्ट्रीय राजमार्ग जो जल मार्ग हैं, राष्ट्रीय जल मार्ग के रास्ते लंबी दूरी के कार्गो परिवहन के लिए कार्गो परिवहन के लिए जो है जल वाहक योजना शुरू की गई है। कौन सी योजना? जल वाहक योजना। प्रश्न आ सकता है कि हाल ही में जल वाहक योजना किसके लिए शुरू की गई है? और इसके तहत जो जल वाहक योजना है, इसके तहत राष्ट्रीय जलमार्ग, NW लिख रहा हूं मैं, 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2,
और राष्ट्रीय जल मार्ग 16 को शामिल किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग एक है, ये आपका है गंगा नदी पर। जो दूसरा है वह है ब्रह्मपुत्र पर। और जो तीसरा आपका है वो है बराक नदी पर, यानी सोलर, बराक नदी पर। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आपका है 5वां पॉइंट, केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है, ये दो नदियों को जोड़ने की परियोजना है, और ये संयुक्त उपक्रम आपका जो है वो उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश सरकार का है। ठीक है, और इसका जो शुभारंभ किया गया है वो किया गया है 25 दिसंबर 2024 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 5 पॉइंट में आपका अर्थ की कंप्लीट कर दिया मैंने। ठीक है, पहला आपका क्या है, देखिए पहला आपका है राष्ट्रीय आय के लेखांकन का आधार वर्ष जो है वो बदला जा रहा है। विश्वनाथ गोलकर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। आरबीआई द्वारा जो है जमानत मुक्त ऋण की सीमा 1.6 लाख से 2 लाख कर दी गई है। चीन में एक विशाल सोने का भंडार प्राप्त हुआ है पिंगजियांग क्षेत्र में। और राष्ट्रीय जलमार्ग के रास्ते कार्गो परिवहन के लिए जो है जलवाहक योजना शुरू की गई है। 3 राष्ट्रीय जलमार्ग इसमें लिए गए हैं। उसके बाद केन बेतवा लिंक परियोजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की एक संयुक्त परियोजना है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो आज का लास्ट पोर्शन है वो आपका है नियुक्तियों वाला पोर्शन। इसके बाद एक पार्ट में वीडियो और आएगी, और एक पार्ट में आने के बाद ही वीडियो आपकी जो दिसंबर माह का करंट अफेयर्स है वो आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस समय जो इंपॉर्टेंट कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। नियुक्तियां, ठीक है, पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, मानवाधिकार आयोग। ठीक है, जो इसके अध्यक्ष हैं, इन्हें बनाया गया है, इनका नाम है जस्टिस सुब्रमण्यम, वी रामा, वी रामा सुब्रमण्यम। ठीक है, और थोड़ा घुमा करके भी एग्जामिनर पूछता है, ये आपके हैं 9th। ठीक है, पहले जो थे वो थे आपके जस्टिस रंगनाथ मिश्र। पहले जो थे रंगनाथ मिश्र। मानवाधिकार आयोग का गठन जो है 1993 में किया गया था। और इन्होंने जो वी रामास्वामी है, इन्होंने जो स्थान लिया है वो अरुण कुमार मिश्र का लिया है। किसका लिया है? अरुण कुमार मिश्र का। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखना। ऐसा भी सवाल आ सकता है, हाल ही में वी रामा सुब्रमण्यम को जो है मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, इन्होंने किसका स्थान लिया और कौन से हैं? तो 9th है। एक से लेकर के 9 तक के जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वो यूके एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूछ सकता है कि हाल ही जो मानवाधिकार आयोग है इसका अध्यक्ष कौन नहीं रहा है। तो ये आप इसको ध्यान रखना, 1 से 9 तक के गूगल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर अभी समय ज्यादा लग जाएगा, इस कारण से मैं आपको इसमें नहीं करवा। ठीक, उसके बाद अगली जो नियुक्ति है वो आपकी है जस्टिस बी लोकुर। जस्टिस बी लोकुर। जो जस्टिस बी लोकुर हैं, इनको संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। किसका? यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। उसके बाद जो तीसरी इंपॉर्टेंट नियुक्ति हुई है वो आपकी हुई है आरबीआई के गवर्नर।
आरबीआई के गवर्नर। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं इससे संबंधित बताने वाला हूँ। आरबीआई के जो गवर्नर नियुक्त हुए हैं ये आपके हुए हैं संजय मल्होत्रा। कौन हुए हैं? श्री संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर नियुक्त हुए हैं संजय मल्होत्रा। कौन से नंबर के गवर्नर नियुक्त हुए हैं? 26 नंबर के, ठीक है। कितने साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है? 3 साल के लिए। किसका स्थान इन्होंने लिया है? शक्तिकांत दास का। शक्तिकांत दास, ठीक है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? शक्तिकांत दास का। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि शक्तिकांत दास को हाल ही में किस पद पर नियुक्त की गई, ठीक है। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो थे ओसबॉर्न स्मिथ। ओसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। इसको याद रखिएगा, पहले जो गवर्नर थे वो थे ओसबॉर्न स्मिथ। दूसरा, जो आरबीआई के गवर्नर 1969 में थे, 1969 में थे, ये आपके थे एल के झा। एल के झा, ठीक। गवर्नर जो 1980 में थे ये थे आपके आई जी पटेल। आई जी पटेल। ये दोनों गवर्नर आप याद रखना, आने वाले परीक्षाओं में ये प्रश्न बन सकता है, क्योंकि 1969 में जो है आरबीआई ने जो है भारत सरकार ने जो है 14 केंद्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, और 1980 में जो है 6 केंद्रीकृत बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। जो ये 6 केंद्रीकृत बैंक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि 6 सेंट्रल बैंक कौन से थे। अगर आपको 6 सेंट्रल बैंक याद हो गए वाले, तो आपको फिर जो है 69 वाले करने की आवश्यकता नहीं है, उससे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको कवर करा दिया, जिसमें मैंने राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, नियुक्तियां और आर्थिकी मैंने आपको सरल भाषा में कराने की कोशिश की है। साथ ही जो इसके हमारा संकल्प बैच चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक। और हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज चल रही है, जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम का जो है एक आपको लिंक दे देंगे, उससे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हर संडे एक बेहतरीन टेस्ट का आयोजन किया जाता है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।